नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का एक और सेशन। आज की जो हमारे टॉप स्टोरीज रहेंगी वो क्या रहेंगी दोस्तों? सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन के ऊपर, फिर 4 लेबर कोड्स, देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, उसके बाद फिर ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग देखेंगे, फिर घड़ियाल्स के ऊपर बात की जाएगी, एंड देन कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम किसने लॉन्च किया, क्या सब है, मैं आपको बताऊंगा आज के सेशन में। उसके बाद हम देखेंगे एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। इस वीक की थोड़ी सी शुरुआत जो है थोड़ा डिले हुआ है, डोंट वरी, हम कवर अप कर लेंगे। हमारा जो टारगेट है 20 क्वेश्चंस का पर वीक, उसको हम वी आर गोइंग टू कवर इट, राइट। 20 क्वेश्चंस पर वीक। इस सेशन में दोस्तों आप मेरे साथ ये सारी चीज़ें कवर अप करेंगे और आज जो हमारा सेशन है इस वीक का, इस हिसाब से पहला सेशन है, हम इसमें 4 एमसीक्यूज जो है वो कवर अप कर लेंगे। तो टेंशन मत लीजिएगा, 20 क्वेश्चंस मैं आपको सैटरडे तक आते आते कराऊंगा, डेफिनेटली कराऊंगा, जो मैंने आपको बोला हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो अपनी स्टोरी है वो क्या है? द फर्स्ट स्टोरी वी हैव इज जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन। तो आप ये देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर का मैप है बगल में। हाल फिलहाल जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन एक बनाई गई है। अब आपको ध्यान इसमें क्या रखना है कि इस कमीशन को हेड कौन कर रहे हैं। दिस कमीशन इज बेसिकली हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। जस्ट अ मिनट, राइट, यहाँ पे आप देख लीजिए, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कमीशन। तो ये सवाल जो है एग्जाम में भी आ सकता है, आपसे भी पूछा जा सकता है कि किसने जो है जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन की जो है वो गठन की है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दी है 6 रिकमेंडेशंस, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं ये लोग कि 6 सीटें जो हैं जम्मू डिवीज़न और एक कश्मीर डिवीज़न के लिए बनानी पड़ेगी, साथ ही साथ 16 सीट्स को रिजर्व करना पड़ेगा फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो पहली तो ये रिकमेंडेशन जो है वो प्रकाश देसाई जी की जो कमीशन है वो जम्मू कश्मीर को लेके कह रही है। दूसरा वो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन में जो फाइनल रिपोर्ट है वो 2011 के सेंसस को लिया जाएगा। तो सारी चीज़ें जो टोपोग्राफी है, जो डिफ़िकल्ट टेरेन है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो सब के सब जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेज में जो जो चीज़ें ज़रूरी होती है, डिलिमिटेशन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिफाइन करना, बाउंड्री को डिफाइन करना। इसको डिफाइन कौन करता है? डिलिमिटेशन कमीशन डिफाइन करती है या फिर बाउंड्री कमीशन डिफाइन करती है, राइट। बाउंड्री कमीशन इतनी पावरफुल कमीशन है कि वो जो डिसीजन लेगी वो कोर्ट में भी मतलब उसका रिव्यू नहीं किया जा सकता, कोर्ट में भी वो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, राइट। तो इतनी पावरफुल वो बॉडी होती है बाउंड्री कमीशन की। तो दूसरा इन्होंने बोला है प्रकाश देसाई जी की जो आयोग है, जो कमीशन है, सेकंड दे आर गोइंग टू से दैट जितना भी कुछ होगा 2011 के सेंसस पे हम लोग करेंगे। तीसरा इन्होंने कहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंटर on March 6 last year to redraw Lok Sabha and Assembly constituencies of Union Territory in accordance with the provisions of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 and Delimitation Act 2002 passed by the center in August 2019 along with other J&K specific bills। तो इसके डिलिमिटेशन को जो गतिविधियां हैं जम्मू कश्मीर में वो तेज हो गई हैं। देखेंगे इस पे क्या चीज़ें आती रहती है। जम्मू कश्मीर अपने आप में जो है बहुत ही एक हिस्टोरिकल, बहुत ज़्यादा मायने रखता है भारत के लिए भी, और बहुत सारी इसके इतिहास के पन्ने इससे जुड़े हुए हैं। कुछ सकारात्मक वे में भी हैं, कुछ नकारात्मक वे में भी हैं। जानेंगे इन सब चीज़ों को हम लोग। आप बने रहिए हमारे साथ। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो हमने सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के डिलिमिटेशन पे बात की। हाल फिलहाल जो वहाँ की जो सिचुएशंस हैं वो ऐसा बताया जा रहा है कि फिर से वापस बैड उसमें जा चुकी हैं, बुरे हालातों में ही वापस फिर से जा चुकी हैं। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स पे कई बार कि बहुत सारे जो लेबरर्स हैं, जो वहाँ पे माइग्रेंट्स हैं, वो वहाँ पे मारे जा रहे हैं। तो उसको देख के भी वहाँ पे लिहाज से कुछ लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की ज़रूरत है, राइट। सो जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन आपको याद रखना है। साथ ही साथ कमीशन को हेड कौन कर रहे हैं? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। क्लियर। चलिए दूसरी स्टोरी की तरफ मूव करते हैं। दूसरी स्टोरी भी जो है एक तरीके से लेबर लॉज है, लेकिन गवर्नेंस में जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। 4 लेबर कोड्स, तो 4 लेबर कोड्स हैं। ये 4 लेबर कोड्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब भारत क्या करने वाला है, यानी भारत सरकार, भारत का मतलब भारत सरकार, वो ये 4 लेबर कोड्स जो हैं, कौन कौन से? वेजिस, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसको अगले वित्तीय वर्ष में जो है वो लागू करने वाली। इस नए कोड्स के तहत कुछ बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि वर्क कल्चर क्या होगा। अब जैसे वर्क फ्रॉम होम भी आ गया ना चीज़ें, वर्क कल्चर क्या होगा, कितनी टेक होम सैलरी होगी एम्प्लॉयज़ की, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, नंबर ऑफ वीक डेज क्या होंगे। ट्रेड यूनियंस ने हालांकि बोला है
जैसे किसानों की बात मान ली गई, तो इनका भी जो एजिटेशन था वो दोबारा से इंटेंसिफाई हो गया कि अब हमारी बात भी मानो, क्योंकि ट्रेड यूनियंस का ये कहना है कि हम भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं। दो कोड तो हमें मंजूर हैं, कौन कौन से? जो आप वेजेस पे लेके आ रहे हो और जो आप सोशल सिक्योरिटी पे लेके आ रहे हो, उनको तो आप कर दो इम्प्लीमेंट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दो में हमें थोड़े से ऑब्जेक्शन हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, इनको हम रिव्यू करवाना चाहते हैं। The new set of regulations consolidated 44 labor laws under four categories of codes, namely Wage Code, Social Security Code, Occupational Safety, Health and Working Conditions Code and Industrial Relation Code. राइट, तो आप चार कोड का मतलब तो समझ ही गए होंगे कौन कौन सा है। द कोड ऑन वेजेस 2019, यहाँ मैंने बगल में लिखा हुआ है, सभी एम्प्लॉय के लिए ये लागू होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के हों या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हों, टू रेगुलेट wages and bonus payments in all employments and aims at providing equal remuneration to employees performing work of a similar nature in every industry, trade, business, or manufacture. The second bill is the Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions 2020, seeks to regulate the health and safety conditions of the workers in establishment with 10 or more workers in all mines and docks. थर्ड है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, विच जिसमें 9 कम से कम जो है 9 कानून है जो कि सोशल सिक्योरिटी, मैटरनिटी बेनिफिट्स, इन सब चीज़ों से जो है वो रिलेटेड है। तो इस पे कोई दिक्कत नहीं है ट्रेड यूनियंस को, ठीक। वेजिस पे कोई दिक्कत, दिक्कत किस पे? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020। सीक्स टू कंसोलिडेट 3 लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अलग, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 अलग था, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 अलग था। इन तीनों को एक ही बना दिया गया, द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 20। तो इन दो में इनको थोड़े से ऑब्जेक्शन है, जिसको ट्रेड यूनियंस खासकर चाह रही है कि सरकार इसे रिव्यू करे। क्लियर है? देखेंगे इसमें हम आगे क्या क्या इसमें डेवलपमेंट्स होंगे। 4 लेबर कोड जो है आप ध्यान रखिएगा, 4 लेबर कोड्स, वेरी वेरी हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। नेक्स्ट अपना बात करते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो सरकार ने क्या किया है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 लोकसभा में पारित किया। अब देखिए हुआ क्या है, किसानों की बात मानने के बाद सभी का ध्यान जो है बिलों की तरफ जा रहा है। हर बिल मैं देख रहा हूँ कि डिस्कस किए जा रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग के अमेंडमेंट बिल हो, बायोलॉजिकल बिल हो या लेबर लॉज के बिल हो, हर बिल डिस्कस किए जा रहे हैं। और अच्छा भी है, एआरटी जैसी बिल आई थी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल, सरोगेसी से रिलेटेड जो था, उसमें भी कुछ बहस हुई थी, बहुत अच्छे मुद्दे रखे गए थे सरकार की तरफ से भी और बहुत अच्छे मुद्दे रखे गए थे ऑपोजिशन की तरफ से भी। अब इस फिलहाल इसको समझ लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 इन लोकसभा। द बिल सिक्स टू प्रोड्यूस रिड्यूस माफ कीजिएगा रिड्यूस है ये, द बिल सिक्स टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स बाय एनकरेजिंग द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। सरकार ये चाह रही है कि जो वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स हैं उन पे प्रेशर कम किया जाए और हम मेडिसिनल प्लांट्स की खेती ही करवाएं। अब इसमें उन्होंने आयुष के जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको एग्जाम्प्ट कर दिया इसमें से, पूरे इस प्रोसेस में से, कि मतलब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और उनके नॉलेज को एक्सेस करने के लिए आयुष के प्रैक्टिशनर्स को एग्जाम्प्ट किया गया। द बिल ऑल्सो फैसिलिटेट्स फास्ट ट्रैकिंग फॉर रिसर्च, सिंप्लीफाई द पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस, डीक्रिमिनलाइजेस सर्टेन ऑफेंसेस। द बिल ब्रिंग्स मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, रिसर्च, पेटेंट एंड कमर्शियल यूटिलाइजेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नेशनल इंटरेस्ट। अब ये सारी बातें तो, ये सारा दलील तो सरकार का है कि देखो भाई वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स खत्म हो, प्रेशर बहुत हो रहा है उन पे, कल्टीवेशन कर देते हैं। आयुष के प्रैक्टिशनर्स को अलग कर दिया है। इसमें बहुत सारी और चीज़ें होंगी, एफडीआई आएगा भारत के अंदर में, सोर्सेज चैनलाइज हो जाएंगे, कुछ सर्टेन ऑफेंसेस हैं जो डिक्रिमिनलाइज हो जाएंगे, पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस अच्छे हो जाएंगे, कमर्शियल यूटिलाइजेशन बढ़िया रहेगा, नेशनल इंटरेस्ट में भी सब कुछ बढ़िया है, राइट। सब बढ़िया है, सब चंगा सी मतलब, है ना। द बिल फोकसेस ऑन रेगुलेटिंग हु कैन एक्सेस बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड नॉलेज एंड हाउ एक्सेस विल बी मॉनिटर्ड। अब आप किसी चीज़ को अगर एक्सेस दे रहे हैं कि देखिए भैया आपको छूट है, आप रिसर्च कीजिए, तो वो पैमाने में कितना होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए, और क्या उसके लिए कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया सरकार ने जिसपे ये देखा जा सके कि भैया ये रिसर्च सही तो कर रहा है ना, या कि कहीं अपना ही फायदा निकाल रहा है। द बिल हैज़ ऑल्सो क्लैरिफाइड एंड स्ट्रेंथन द रोल ऑफ स्टेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट्स। The main focus of the bill is to facilitate trade in biodiversity as opposed to the conservation, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड नॉलेज ऑफ द लोकल कम्युनिटीज। अब ये जो है यहाँ पे एक मतलब एक गले की हड्डी बन गया है, बोन ऑफ कंटेंशन आप कह सकते हैं, है क्या। अब जो अपोजिशंस कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि ये जो बिल है ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कम कर रहा है और कमर्शलाइजेशन ज़्यादा कर रहा है, और कमर्शलाइजेशन अगर ज़्यादा हो गया तो फिर आप बायोडाइवर्सिटी को बचाओगे कैसे।
समझ में आ रही बात है? एनवायरनमेंट उससे डिग्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऊपर से आपने ये सारा का सारा जो तामझाम बनाया है, ये सिर्फ आयुष के प्रैक्टिशनर्स को बेनिफिट देने के लिए बनाया है। ये कहना है, मेरा नहीं कहना, ये ऑपोजिशंस कह रही हैं। द बिल हैज़ एक्सक्लूडेड द टर्म बायो यूटिलाइजेशन विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द एक्ट. Leaving out bio-utilization would leave out an array of activities like characterization, incentivization and bioassay, which are undertaken with commercial motive. तो साफ साफ बोला जा रहा है कि कुछ कुछ वर्ड्स जो आपने हटा दिए, बायो यूटिलाइजेशन जैसी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं सरकार की पूरी मंशा है कि आप ये जो बिल पारित कर रहे हैं ये कमर्शियल मोटिव के लिए कर रहे हैं और कुछ एक सर्टेन सेगमेंट है जिसको आप फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, जैसे कि किसान बिल में था। समझ रहे हैं आपकी किस तरीके से डिस्कशंस हो रहे हैं। तो फिलहाल आप लोगों की जानकारी के लिए बस खाली आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन कौन से बिल आ रहे हैं, क्या आ रहा है, उसमें क्या मैटर है, सरकार का पक्ष क्या है, अपोजिशन क्या पक्ष रख रही है। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ अ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। यही जो एक्ट है ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, इन सब का गठन करती है। और साथ ही साथ ये जो अथॉरिटीज होती हैं इनके पास पावर कैसा होता है, सिविल कोड जैसा इनके पास पावर होता है। तो ये कुछ कुछ बातें जो हैं आपको ध्यान रखनी है। सिविल सर्विसेज के जो प्रीलिम्स की परीक्षा है उसके हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं फोर्थ की तरफ। बहुत बार हम इस पे बात कर चुके हैं, ज़्यादा टाइम आज इस पे नहीं देंगे। ग्रीन हाइड्रोजन, इसके बेसिकली 5 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले क्लीन एनर्जी का जनरेशन किया जाता है, उसमें आपके हाइड्रो हो गया या फिर विंड हो गया, उनको फिर रीजनरेट किया जाता है। फिर उसमें पानी मिलाया जाता है, फिर उससे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। फिर इलेक्ट्रोलाइजर्स की मदद से उनकी स्टोरेज वगैरह की जाती है, मॉलिक्यूल्स वगैरह को स्प्लिट करके, एंड देन फिर उसको यूज़ किया जाता है। तो अब इसी तरीके का जो पूरा प्रोसेस है, पूरा जो साइकिल है, वो सेंटर चाह रही है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो हम यूज़ करें फ्रॉम वेस्ट वाटर बाय यूजिंग सोलर एनर्जी। अब ये पॉसिबल किसके थ्रू होगा, तो एक इसमें अहम खिलाड़ी है और वो है इलेक्ट्रोलाइजर्स। इलेक्ट्रोलाइजर्स की वजह से ये पॉसिबल होगा क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस के से ही प्रोड्यूस होता है यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, और उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, जिसमें कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता। ऐसा करने से क्या होगा, भारत अपने नेशनली डिटरमिन्ड जो कंट्रीब्यूशन टारगेट्स हैं उनको भी पूरा कर लेगा। साथ ही साथ जो रीजनल और नेशनल सिक्योरिटी है एनर्जी के रिस्पेक्ट में, वो बहुत बढ़िया हो जाएगी भारत की। ग्रीन हाइड्रोजन जो है अगर एक स्टोरेज ऑप्शन के तहत काम किया जा सके तो भी बहुत सारी चीज़ें और फ्यूचर में हमें इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सारी बातें जो है वो सरकार ने इसमें बोला है ग्रीन हाइड्रोजन को लेके, राइट। इसमें आपको बस खाली इतना ही जानना है कि ग्रीन हाइड्रोजन से वो क्या करने वाले हैं और इलेक्ट्रोलाइजर्स का क्या काम है। जैसे मैंने आपको बताया, क्लीन एनर्जी का जनरेशन होता है पहले स्टेज में, फिर उसमें ऐड वाटर किया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है। द इलेक्ट्रोलाइजर स्प्लिट्स द वाटर मॉलिक्यूल्स टू क्रिएट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे जो काम करता है वो इलेक्ट्रोलाइजर काम। इसकी स्टोरेज होती है, स्टोरेज के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं विद नो कार्बन फुटप्रिंट। तो आपकी एनर्जी सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी कर देगा फिर तो, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। द फिफ्थ स्टोरी ऑफ द डे, दैट इज घड़ियाल्स, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं आप घड़ियाल, ये एलिगेटर और ये क्रोकोडाइल। तो पंजाब फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के जो डिपार्टमेंट है उन्होंने कोलैबोरेट किया है किसके साथ, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के साथ। और उन्होंने रिलीज किए हैं अ लॉट ऑफ 24 घड़ियाल, जिसे हम अगर साइंटिफिक नेम कहें तो गावियालिस गैंगेटिकस कहते हैं। कहाँ पे किया है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व में किया है। इसके बेसिकली 3 स्पीसीज हैं घड़ियाल के। आईयूसीएन रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है अगर सिर्फ घड़ियाल की बात करूं। फिर एक मगर क्रोकोडाइल होता है जिसे क्रोकोडाइलस पेलेस्ट्रिस कहते हैं, इसका आईयूसीएन स्टेटस वनरेबल है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जिसको क्रोकोडाइलस पोरोसस कहते हैं, इसका आईयूसीएन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने रेड में मार्क की हैं इनको ध्यान रखना है आपको। ऑल द थ्री वर लिस्टेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड एज वेल एज इन द अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स। कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि साल्ट वाटर क्रोकोडाइल पॉपुलेशन जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पप्पू न्यू गिनिया की है, उन्हें अपेंडिक्स 2 में रखा गया है साइट्स के। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ये 185 किलोमीटर स्ट्रेच वाला एरिया है जो कि ब्यास नदी के किनारे पर लोकेटेड है, प्राइमली इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। द रिजर्व ऑल्सो होस्ट नॉट ओनली पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑफ द इंडेंजर्ड इंडस रिवर पॉपुलेशन, इंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन, माफ कीजिएगा। तो इंडस रिवर जो डॉल्फिन है यहाँ, ये ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व में इनको भी रखते हैं घड़ियाल के साथ साथ, राइट। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं फाइनली, फिर इसको समअप कर लेंगे हम अपना। फाइनली है कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम, इसे आप एरियल डिलीवरी पैराशूट सिस्टम भी कह सकते हैं। ये एक फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशंस की गई थी कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम की 500 किलो की कैपेसिटी के साथ, जिसको नाम क्या दिया गया, CADS 500।
किसने कंडक्ट किया? तो एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने किया। ये बेसिकली जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है जो कि डीआरडीओ के लिए काम करती है। द कैट्स 500 is used for precise delivery of payload up to 500 kgs at predetermined location by making use of maneuverable capabilities of RAM air parachute. It uses the global positioning system for the coordinates, altitude and heading sensors for the heading information during its flight. तो काफ़ी बेटर है, मतलब यानी कि ये सारा जो काम किया जा रहा है, जो पैराशूट सिस्टम है ना, एरियल पैराशूट डिलीवरी सिस्टम्स, उनको बूस्ट करने के लिए इसमें कुछ किया गया है। और 500 केजी की पेलोड कैपेसिटी ये जो सिस्टम रखता है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, राइट। अब ऐसी ऐसी चीज़ें अगर हैं, जैसे जो बहुत ही मतलब एक एक आप कह लीजिए कि बहुत ही दुखदपूर्ण जो घटना हुई विपिन रावत जी के साथ, अगर वहाँ पे भी इस तरीके का कोई सिस्टम इंस्टॉल रहता और उनकी मॉनिटरिंग वहाँ पे उनकी हेलीकॉप्टर से हो रही होती, तो शायद उनको बचा लिया जाता, राइट। तो ये सब चीज़ें अब ज़रूरत पड़ गई है, इसी वजह से मैं इसको लेके आया हूँ। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर प्रीलिम्स के हिसाब से आप सोचें तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साइंस एंड टेक या ऐसे वगैरह लिखने में आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ये एज अ सोल्यूशन आपको दे सकते हैं, कि आप एक सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं अपने आंसर्स राइटिंग में, कि इस तरीके के अगर हम रखें तो फिर जितने भी, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं एयरफोर्स में काफ़ी सारे फ्लाइट एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे पायलट्स हैं जिनको छोटी मोटी खरोच तो आती ही रहती हैं, राइट। तो उन सब चीज़ों में भी ये मदद कर सकता है, और एक तरीके से एक सेफ्टी वॉल्व भी है, राइट। चलिए, तो 6 स्टोरी हमने आज की कवर अप कर ली। हमने वीक 4 का जो एमसीक्यूज था 20 हमने कर लिए थे, उसके लास्ट के 3 के आंसर मुझे बताने रहते हैं, वो मैं आपको हूँ। जिन्होंने पूरी सीरीज जो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं उनको पूरा पूरा समझ में आना चाहिए। हमने ये सवाल आपसे पूछा था, विहंगम प्लेटफॉर्म, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ एरियल वीडियोज ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। तो बहुत अच्छी बात है, माइनिंग सेक्टर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई। फिर हमने 6th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 प्रोवाइड्स फॉर formation of autonomous district council. This is a completely right statement. The governor is empowered to organize and reorganize the autonomous districts. This is also right. The ADCs are empowered to assess and collect land revenue and to impose certain specified taxes. This is also right. तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगर बात करें तो वाटर इनोवेशन चैलेंज जो है, ये किसने लॉन्च किया है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया था अपने पीआईबी के सेशन में। नीति आयोग अलॉन्ग विद द डेनमार्क एम्बेसी, इन दोनों ने मिलकर वाटर इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है। नाउ अब वीक 5 के एमसीक्यूज पे आते हैं। इस वीक भी आपको 20 में करा दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। आप बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप सेशंस को फॉलो कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, आपको डेफिनेटली हेल्प होगा एग्जाम। सबसे पहला सवाल, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 वाज फ्रेम्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ विच कमेटी? सवाल आपके सामने है, ऑप्शंस भी आपके सामने है। कमेंट थ्रेड में पार्टिसिपेट कीजिए, जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे आपको उतना अच्छा लगेगा। दूसरा, द कन्वेंशंस प्रोटोकॉल दैट मैंडेट्स द शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स derived फ्रॉम द यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज दैट आर कवर्ड बाय द सीबीडी इस, तो ये कौन सा प्रोटोकॉल या कौन सा कन्वेंशन है? ये भी ऑप्शन है आपके पास 4। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज बीन रिसेंटली कॉन्फर्ड द नगाडाग पेलगी खोरलो अवार्ड। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, किस देश का है? राइट, इंडोनेशिया का है, भूटान का है, मंगोलिया का है, साउथ कोरिया का है, किस देश का है बताइए मुझे आप। एंड द फाइनल, पन्ना टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन द विंध्य माउंटेन रेंजेस। फर्स्ट स्टेटमेंट, द पन्ना रीजन इज फेमस फॉर डायमंड माइनिंग। द सेकंड स्टेटमेंट, राइट। जैसे एक गाना था ना बॉलीवुड का, हीरा है हीरा की तमन्ना पन्ना, या फिर मैंने शायद उल्टा बोल दिया, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, राइट। तो ऐसा कुछ है। अब आप समझ गए होंगे सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट ही होना चाहिए। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट? तो 4 ऑप्शन हैं आपके पास, बताइए कि कौन सा करेक्ट है। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है दोस्तों, लेवल 1 लेवल 2 एनरिच कंटेंट है, आइए एनरोल कीजिए। साथ ही साथ यूपीएससी सेल्फ प्रेप कोर्स के बहुत ही बढ़िया बढ़िया ऑनलाइन कोर्सेज हैं, घर बैठे आप इसका आनंद ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा पूरा लिंक है, जाइए टू चेकआउट द लिंक्स। सिविल तपस्या का पोर्टल है, रेगुलर स्टडीज इस पे बना के रखिए, बहुत अच्छे आर्टिकल्स इस पे आते हैं, डीप एनालिसिस इस पे पूरी आपको मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एमसीक्यूज़ के सेशन एमसीक्यूज़ भी मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप अपनी जो पढ़ाई है उसको एक अच्छा एज दे सकें, राइट। मिलेंगे हम अगले सेशन में दोस्तों, टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।